बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं लेके आई हूँ आपके लिए नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स जो वर्ब्स हैं उससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन मेंस वाले, जो आपका पेपर हुआ था 2023 वाला, मेंस वाले पेपर में आपके 10 क्वेश्चन आए हुए थे। इन 10 में से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई थी, उसका या तो आपको वर्ब भी भरनी थी या फिर उसके अंदर आपको इन्फिनेटिव भरना था। अभी मैंने जो नाउन क्या नोवेल वाला टॉपिक करवाया था उससे पहले ही जस्ट करवाया था कि आपको वो जो 10 थे उसके साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। तो वही नॉन फाइनाइट्स वर्ब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और इसके साथ साथ इस टॉपिक में आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपको क्या नाम है पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस के कुछ रूल इससे आपको सीखने के मिलेंगे, और परिपोजिशन जो कि सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, परिपोजिशन भी आपकी इसके साथ इम्प्रूव होंगी। ठीक है, और टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी इजी वाले सब नहीं लेके आई हूँ। ये ग्रामर का आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, जो मैं डाल रही हूँ अपने, मैंने लिटरेचर वाले डाले थे और राइटिंग स्किल वाले मैं लेक्चर डाल चुकी हूँ। उसमें अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ग्रामर पे फोकस करें, क्योंकि 43 मार्क्स की ग्रामर हमारी ऑलरेडी आई हुई है। और अब अगर जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि जो जनरल पार्ट है जिसके अंदर हरियाणा जी के या फिर मैथ्स और ये सब चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो फिर ये जो ग्रामर है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी आगे, मतलब इसके मार्क्स ज़्यादा जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ ग्रामर के लेक्चर्स पर अब। ठीक है, और इजी अगर आपका मतलब आपका के का जो लेवल है उसको देखते हुए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। मैं बिल्कुल भी इजी वाला टॉपिक इसके अंदर नहीं है। आपको ज़रा सा भी इन्फिनेटिव के बारे में अगर कुछ नहीं पता है तो एक बार बेसिक थोड़ा पढ़ लें आप, अदरवाइज़ तो मैं बताती चलूँगी आपको। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपके का जो एग्ज़ाम है उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही लेक्चर रहेगा, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहेगा। नॉन फाइन आर्ट्स वे रूप होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ बताने की बजाय देखो, एक आपकी वर्ब होती है यानी टेंसेस के जो क्या होती है वर्ब होती है। वर्ब कुछ तो होती है फाइनाइट वर्ब, कुछ वर्ब होती हैं फाइनाइट और कुछ वर्ब होती हैं आपकी नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी आती है ना, फाइनाइट वर्ब में आपकी ऐसा सारी की सारी वर्ब आ जाती हैं जो टेंसेस में आती हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में आ जाती हैं आपके जो मोडाल्स में वर्ब आती हैं, मोडाल्स के साथ वर्ब आती हैं, यानी कि वे वर्ब यानी कि वे वर्ब जो किसके अनुसार चेंज होती हो, जो सब्जेक्ट के अनुसार और टाइम के अनुसार चेंज होती हो, उनको हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। लेकिन नॉन फाइनाइट ऐसी कोई वर्ब नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो EJMR के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऐसा वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करती हूँ। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। क्रियाओं के वे रूप होते हैं जो वाक्य में क्रिया होते हुए भी कर्ता, संख्या और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि भाई वो ना तो कर्ता के अनुसार बदलते हैं, ना संख्या के अनुसार बदलते हैं और ना पुरुष के अनुसार बदलते हैं। एग्जाम्पल जैसे, यानी कि ही है। ठीक है, ही है तो ही के साथ जैसे हम बोलते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही प्लेज आएगा, यानी कि प्ले के साथ SIS लगेगा। और जैसे अगर हम दे बोलते हैं तो दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ प्लूरल आएगा यानी प्ले आएगा। ऐसा भी कुछ नहीं होगा नॉन फाइनाइट्स वर्ब में। ठीक है, तो संख्या और कर्ता, यानी कि एक पर्सन है तो उसके लिए भी उसके लिए क्या आपकी वर्ब चेंज हो जाएगी, ज़्यादा पर्सन उनके लिए भी आपकी वर्ब चेंज हो जाएगी, और पुरुष के अनुसार भी आपकी जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन नॉन फाइनाइट्स वर्ब ऐसी नहीं होती हैं। ठीक है, वो ये सारे रूल फॉलो नहीं करती हैं। तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब को 3 भागों में बांटते हैं, एक तो इन्फिनेटिव, एक जिरंड और एक पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव के अंदर क्या होता है, 2 होते हैं, एक तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनेटिव यानी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आता है जिरंड। जिरंड के अंदर क्या होता है, जिरंड में सिंपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और पार्टिसिपल, अब क्या आता है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंदर क्या आता है,
पार्टिसिपल होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, दो तरह के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद आते हैं यहाँ आप देख तो अब हम समझते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एक ऐसा शब्द है जो क्रिया और संज्ञा दोनों की विशेषता रखता है। आमतौर पर टू का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसे छोड़ा भी जा सकता है। इन्फिनेटिव के विभिन्न रूप हैं। उद्देश्य पर्पस दिखाने के लिए, जैसे सी कम्स हेयर टू स्टडी, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आती है, स्टडी करने के लिए आती है। तो टू स्टडी एक इन्फिनेटिव है जो आने का उद्देश्य बताता है। क्या बताता है, यहाँ पर उद्देश्य बता रहा है, पर्पस बता रहा है। देखो यहाँ पर सी कम्स हेयर टू स्टडी, टू स्टडीज़ के अंदर क्या है, इन्फिनेटिव है। उसके बाद है पैसिव वॉइस। देखो मैं बता रही थी, इसमें पैसिव वॉइस का भी टॉपिक आपका क्लियर होगा साथ साथ। एवरीवन डिजायर्स टू बी एडमायर्ड, ठीक है। अब ये कोई भी प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। एवरीवन डिजायर्स टू बी एडमायर्ड, ठीक है। इसके अंदर यहाँ टू बी एडमायर्ड एक इन्फिनेटिव है जो कर्मवाच्य है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा कोई भी प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। एवरीवन डिजायर टू एडमायर, ये होगा ये सेंटेंस, टू एडमायर। तो इसका क्या बना है, एवरीवन डिजायर टू बी एडमायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर टू बी एडमायर्ड क्या है, एक इन्फिनेटिव है, आया हुआ है। परफेक्ट इन्फिनेटिव पूर्ण अनंत क्रिया। ही एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड हिम। अब टू जो क्या, टू के साथ देखो, टू के साथ है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगा। इस वाक्य में टू हैव अब्यूज्ड एक परफेक्ट इन्फिनेटिव है जो एक पहले हुई क्रिया का संकेत देता है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा उसने उसे गाली देने की बात मानी, यानी कि उसने उसको गाली पहले ही दे दी थी और ये बात उसने एक्सेप्ट भी कर ली थी कि उसने उसको गाली दे दी। तो ही एडमिटेड, उसने उसको क्या कर लिया, एडमिट, यहाँ भी पास्ट है और टू के बाद हैव लग के भी क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा, ठीक है। अकेले टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद तो, लेकिन टू के बाद अगर हैव लग जाता है तो क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये समझ गए आप यहाँ से। उसके बाद आता है परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, पूर्ण कर्मवाच्य अनंत क्रिया। ही एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर। यहाँ टू हैव, अब देखो साथ में बीन भी आ गया, टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर। यहाँ टू हैव बीन अरेस्टेड एक परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव है जो पहले हुई किसी क्रिया को क्रमवाच्य में दर्शाता है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा उसने पिछले साल गिरफ्तार होने की बात मानी। उसने पिछले साल, अब इसमें क्या दे दिया, इसके अंदर टाइम भी दे दिया, ठीक है। उसने पिछले साल क्या मानी, गिरफ्तार होने की बात मानी। इसके अंदर टाइम नहीं दिया हुआ है ऊपर वाले सेंटेंस में, लेकिन नीचे वाले में इसने पूर्ण कर्मवाच्य अनंत क्रिया, यानी कि इसमें साथ में इसने टाइम को भी दे दिया। और टाइम से भी हमें पता चलता है कि ये पास्ट की बात है। लास्ट जिसके अंदर आ जाता है, स्टडी जिसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर पास्ट टेंस आता है, ठीक है। तो उसने पिछले साल गिरफ्तार होने की बात मानी। ही एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर। उसके बाद आता है कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, सतत अनंत क्रिया। ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, ठीक है। इस वाक्य में टू बी रनिंग एक कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है जो क्रिया की सततता को दर्शाता है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। रनिंग आउट मनी, रनिंग आउट मनी मीन्स क्या होता है, ख़त्म होना। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं, वही कंटिन्यूस को दिखाता है। ये कंटिन्यूस टेंस में आते हैं तो ये कंटिन्यूटी को यही दिखाती है वर्ब। तो इसके साथ क्या है, जब टू के साथ बी लग जाएगा तभी हम वर्ब को चेंज कर सकते हैं। यानी टू के बाद बी का कोई भी रूप आ जाएगा तो हम वर्ब को बना सकते हैं, यानी परफेक्ट में, कंटिन्यूस में ऐसे बना सकते हैं। अदरवाइज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, सॉरी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और किसी किसी केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ सकता है बस। लेकिन यहाँ पर बी का रूप आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रनिंग आउट ऑफ मनी ही उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके पैसे ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। कंटिन्यूटी बता रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुए, ख़त्म हो रहे हैं। टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी। वैसे भी देखो ये चीज़ होती है कि पहला सेंटेंस जो हमारा पहला सेंटेंस होता है वो जिस टेंस में होता है, सेकंड सेंटेंस भी हम उसी टेंस में बनाते हैं। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
ही एडमिटेड टू हैव बीन स्पाइंग फॉर द एनिमी फॉर सम टाइम। यहाँ टू हैव बीन स्पाइंग एक परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव है जो कुछ समय से चल रही एक क्रिया को दर्शाता है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा, उसने कुछ समय से दुश्मन के लिए जासूसी करने की बात मानी। ठीक है, यानी कि वो चीज़ पहले कर चुका है, कि उसने जासूसी कर ली थी। यानी ऐसे काम के लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं कि उसने ये काम पहले जो काम कर चुका है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका, उस चीज़ को कर चुका है। उसके लिए टू हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, टू हैव बीन, सॉरी। बी एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, साधारण क्रिया के रूप में भी, जैसे टू एर इज वुमेन। इस वाक्य में टू एर एक साधारण इन्फिनेटिव है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा, भूल करना मानवीय है। इस प्रकार इन्फिनेटिव वह रूप है जो क्रिया के रूप में कार्य करता है, लेकिन उसे कर्ता या समय के अनुसार नहीं बदला जाता। यानी टू एर इज वुमेन, टू एर इज वुमेन भी कह सकते हो, लेकिन टू एर क्या चेंज होगा, ये कर्ता के, ये किसी लिंग वचन के साथ चेंज नहीं होगा। तो क्या है ये, एक टू एर एक साधारण इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब है रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के नियम क्या हैं? वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब के साथ प्लस होके भी इन्फिनेटिव आ सकता है, एडजेक्टिव के साथ भी, नाउन के साथ भी, और प्लस में क्या आ सकता है, इन्फिनेटिव। वर्ब इन्फिनेटिव का उपयोग वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के बाद किया जा सकता है। देखते हैं अब कैसे। वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे हुआ? सी कम्स हेयर टू स्टडी, यहाँ पर टू स्टडी किसके बाद आया है? वर्ब कम्स के बाद आया है। ठीक है, उसके बाद है एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। नो बॉडी लाइक्स टू बी चीटेड, कोई भी आदमी क्या नहीं करता, क्या पसंद नहीं करता? यहाँ पर कोई भी आदमी चीट करना, यानी कि धोखा खाना पसंद नहीं करता। तो टू बी चीटेड इन्फिनेटिव है जो लाइक्स वर्ब के बाद आता है। ठीक है, तो ये लाइक वर्ब के बाद क्या है? टू बी चीटेड। हिंदी में इसका अनुवाद होगा, कोई भी धोखा खाना पसंद नहीं करता। नाउन इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? एवरीवन डिजायर टू बी रिच, हर कोई क्या होना चाहता है? रिच होना चाहता है। तो यहाँ टू बी रिच इन्फिनेटिव जो डिजायर नाउन के बाद आता है, जो किसके बाद आता है? डिजायर नाउन के बाद आता है। यानी कि एवरीवन, यहाँ पर डिजायर क्या है? नाउन, तो हर कोई अमीर होना चाहता है। तो ये किसके बाद भी आ सकता है? इन्फिनेटिव, नाउन के बाद भी आ सकता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनेटिव। उसके बाद है इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। टू एर इज वुमेन, टू एर इन्फिनेटिव है जो वाक्य का सब्जेक्ट है। हिंदी में इसका अनुवाद होगा, गलती करना मानवीय है। ठीक है, इन्फिनेटिव किसके रूप में आया हुआ है? इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। कुछ क्रियाओं, वर्ब और विशेषणों, एडजेक्टिव के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का उपयोग होता है। अब देखो, ये सारी क्रिया आपको याद करनी। इनके बाद आपका क्या आएगा? इनके बाद हमेशा आपका इन्फिनेटिव आएगा, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो कैसे। अब देखो, किसी से इसको याद करने ऐसे याद नहीं होंगी, इनको याद करने की भी एक ट्रिक होती है। जैसे एग्री, हम किसी से सहमत होते हैं तभी हम उसको पाकर खुश होते हैं। ठीक है, उसके साथ हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं मैच करती हैं, उसके से वो हमारी नीड को पूरी करता है। ठीक है, और उसके रहते हुए हमें किसी से क्या है, मतलब हमारी हिम्मत रहती है कि हम हर किसी के आगे बोल सकते हैं। उससे हमें आस होती है कि वो हमारी सभी इच्छाएँ पूरी करेगा। एक्सपेक्टेशन, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई होती हैं। डिसाइड, और हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस बंदे के साथ रहना है, हम उसको चाहते हैं, हम विश करते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा रहे, हम इसको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहते। ईगर, उसके लिए हम उत्सुक रहते हैं। ठीक है, फेल, और उसके साथ हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता कभी भी फेल ना हो। हम ग्लैड और खुशी यानी हैप्पीनेस के साथ रहें। हर्ट और ईजी, उसको हम सुने और उसके साथ ईजी रहें। ठीक है, और हम उसके साथ, हमें सुने और हम उसके साथ हम इजी रहें। तो ये ऐसे आप कुछ भी ट्रिक बना के रन कर सकते हैं। बाकी मैं इनको ऐसे ही लर्न करती हूँ, तो आपको बता दिया मैंने। हाउ प्लस इन्फिनेटिव, जब इन्फिनेटिव का उपयोग किसी तरीके से मैनर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो पूरा रूप हाउ टू होता है। जैसे हम कहते हैं कि आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, मैं जानता हूँ कि कार को कैसे चलाया जाता है। यानी कि कोई चीज़ कैसे चलाई जाती है, कैसे की जाती है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाउ टू का यूज़ करते हैं।
ही नो वह जानता है हाउ टू राइट इंग्लिश, उसे वह जानता है कि कैसे इंग्लिश को राइट करना है। ठीक है, तो हिंदी में इसका अनुवाद होगा उसे अंग्रेजी लिखना आता है, यानी वह जानता है कि कैसे, हाउ टू राइट इंग्लिश, की कैसे इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे वी टोट हिम, हमने उसे सिखाया, हाउ टू कुक फूड, कि खाना कैसे पकाया जाता है। उसके बाद है रूल सेकंड, डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 4। 2 और 4 के अंदर डिफरेंस। इन्फिनेटिव टू का उपयोग उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आई वेंट टू सी हिम। यहाँ टू सी उद्देश्य पर्पज को दर्शाता है। हिंदी में इसका अनुवाद होगा मैं उससे मिलने गया। आई वेंट टू सी हिम, यानी कि मैं उससे मिलने गया। इन्फिनेटिव टू का पर्पज को दिखाने के लिए किया यहाँ पर आई वेंट टू सी। अब इनकरेक्ट यूज देखते हैं इसका। जैसे आई वेंट फॉर सिंग, यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन आपकी ठीक हो जाएगी यहाँ से। ये नहीं आता, ये क्या है, आई वेंट टू सी हिम आता है। इनकरेक्ट यूज क्या आएगा इसका, आपको अगर एरर मिलेगी तो इसके अंदर आएगा आई वेंट फॉर सिंग हिम। ठीक है, फॉर सिंग का उद्देश्य भविष्य के उद्देश्य को दर्शाने के लिए नहीं किया जा सकता, यह गलत है। तो यह क्या आ जाएगा, रोंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आई वेंट टू सी हिम। ये दोनों सेंटेंस देके आपको एरर दी जा सकती है। उसके बाद है फॉर जिरंट। जिरंट, फोर प्लस जिरंट का उद्देश्य प्रयोग किसी क्रिया के कारण को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्रिया का भूतकाल में होना जरूरी है। जैसे ही विल पनिश यू फॉर ब्रेकिंग द पेन। ठीक है, यानी कि ही विल, वो आपको पनिश करेगा, यू फॉर ब्रेकिंग द पेन, पेन तोड़ने के लिए। यहाँ फॉर ब्रेकिंग भूतकाल में हुई क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद होगा वह तुम्हें कलम तोड़ने के लिए सजा देगा। तो फोर प्लस जिरंड का उपयोग किसी क्रिया के कारण को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फोर ये आ गया और ब्रेकिंग यानी कि जिरंड, दोनों का यूज हो गया है। इसके लिए हो गया है ये कारण को दर्शाने के लिए, यानी कि वो पनिश किसके लिए करेगा, तुम्हें सजा दे, पेन तोड़ने के लिए तुम्हें सजा देगा। उसके बाद आता है ही पनिश्ड यू फॉर कमिंग लेट। फॉर और कमिंग ये कारण बता रहा है कि तुम्हें वो लेट आने के लिए तुमको उसने क्या किया, पनिश किया, यानी सजा दी। उसके बाद है फोर प्लस जिरंट। फोर प्लस जिरंट का उद्देश्य दर्शाने के लिए किया जाता है जिसके लिए कोई वस्तु उपयोग की जाती है। ठीक है, यानी कि उद्देश्य दर्शाने के लिए फोर प्लस जिरंट का प्रयोग किया जाता है। दिस बुक इज़ फॉर रीडिंग, ये बुक किसके लिए है, पढ़ने के लिए। उद्देश्य बता दिया बुक का कि ये बुक किसके लिए है, ये बुक पढ़ने के लिए है। यहाँ फॉर रीडिंग पुस्तक के उपयोग का उद्देश्य बताता है। हिंदी में इसका अनुवाद होगा किताब पढ़ने के लिए है। दिस मशीन इज़ फॉर मेजरिंग हाइट, ये जो मशीन है वो हाइट को मापने के लिए है। तो इसका उद्देश्य बता दिया कि मशीन का क्या है, किसने बताया, फोर प्लस मेजर। यहाँ पर रीडिंग का उद्देश्य किसने बताया, फोर प्लस जिरंड। फोर प्लस मेजर ये भी क्या है, फोर प्लस जिरंड, और फोर प्लस क्या है, जिरंड, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जिरंड होता है। फोर प्लस नाउन का उद्देश्य का उपयोग उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जब क्रिया को संज्ञा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे वी कम हेयर फॉर ए ड्राइव, यानी फोर प्लस नाउन का यूज़ करेंगे हम उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, वी केम हेयर फॉर, वी कम हेयर, हम यहाँ आते हैं किसके लिए, फॉर ड्राइव के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर ड्राइव के लिए आते हैं। यहाँ पर उद्देश्य बताया, लेकिन किसने बताया उद्देश्य बताया है फोर और नाउन ने, इसने उद्देश्य बताया। उद्देश्य बताने के लिए फोर प्लस नाउन का यूज़ करेंगे। जैसे समीर रिक्वेस्टेड फॉर ए रेस्ट, यहाँ पर फॉर ए रेस्ट उद्देश्य को दर्शाता है। हिंदी में इसका अनुवाद होगा समीर ने आराम के लिए क्या किया, अनुरोध किया। फॉर ए रेस्ट अनुरोध किया, रिक्वेस्टेड। ईसा वेंट फॉर ए वॉक, यहाँ फॉर ए वॉक उद्देश्य को दर्शाता है। हिंदी में इसका अनुवाद होगा ईसा टहलने गई। ठीक है, ईसा वेंट फॉर ए वॉक, यानी वॉक क्या है, यहाँ पर नाउन है और फोर क्या है, फोर साथ में लगाया हुआ, तो ये किसको दर्शाता है, उद्देश्य को दर्शाता है। टू प्लस जिरंड का उपयोग विशेष क्रियाओं और वाक्यांशों के साथ किया जाता है। जैसे सी इज यूज टू स्विमिंग एट डाउन। ठीक है, वह सुबह यूज टू का मीनिंग होता है आदि होना, किसी चीज़ का आदि हो जाना। जैसे वह सुबह के समय तैरने की आदि है, सी यूज टू स्विमिंग, यूज टू का मतलब स्विमिंग एट डाउन, डाउन में जो होता है सुबह, वह सुबह ठहर क्या है, स्विमिंग करने की आदि है। ईशा कम हेयर विद ए व्यू टू स्टडी। ठीक है, व्यू
कौन से उपयोग के साथ आई है यहाँ पर ईशा? पढ़ाई के उद्देश्य से आई है। ठीक है, तो यहाँ पर टू प्लस स्टडी उसके यहाँ आने का उद्देश्य बता रहा है, टू प्लस जेरेंट उसके आने का यहाँ पर उद्देश्य बता रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, सीधा इन्फिनेटिव, यानी डायरेक्ट इन्फिनेटिव का उपयोग बिना टू के किया जाता है, जिसे इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कहा जाता है। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में नीड और डेयर के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, वैसे भी आपने मोडाल्स का एक नियम तो पढ़ा होगा कि डेयर और नीड के बाद, मोडाल्स के बाद टू नहीं आता है, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये रूल अगर आपको लर्न हो तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, टू के बिना किया जाता है मोडाल्स में नीड और डेयर के बाद। अब देखते हैं, डेयर, नीड और डेयर का उपयोग जब सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है, जब सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में, उनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव, यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ गया अभी? अब देखो डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है। डायरेक्ट इन्फिनेटिव यानी कि सीधा ही इन्फिनेटिव, बिना टू के जब हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है हमारा? इन्फिनेटिव विदाउट टू। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में नीड और डेयर के बाद क्या आता है? डायरेक्ट इन्फिनेटिव का उपयोग होता है। इसमें नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, डियर, डेयर और नीड के बाद। देखो कैसे समझना ये जरूरी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगी आपसे। नीड और डेयर का उपयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए, एक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्यों में उनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। यानी कि जब डेयर और नीड किसके रूप में आएंगे? हेल्पिंग किसके रूप में आएंगे? हेल्पिंग रूप के रूप में आएंगे, तब डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होगा, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। देखो, लेकिन किस में? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर है एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया, यू नीड टू वर्क हार्ड, लेकिन यहाँ पर तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है ना। लेकिन क्यों आई हुई है? क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या बोला था इसने? हमारा यहाँ पर बोला था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, लेकिन ये तो वाक्य कौन सा है? ये तो हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है, तो ये यहाँ पर इसीलिए टू आया हुआ है इसके साथ। अब है नेगेटिव सहायक क्रिया के, देखो यहाँ पर अब देखो, यू डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड, यहाँ पर फिर से आपको टू मिल गया, लेकिन आप ये ऊपर वाला रूल रिवाइज करेंगे। देखो यहाँ पर डू किसके रूप में आया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, लेकिन नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया, मेन रूप वर्ब के रूप में आया हुआ है। ये लिखा भी आया सहायक क्रिया के रूप में नहीं आया हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया हुआ है? नीड टू वर्क हार्ड, यानी कि टू इन्फिनेटिव आया, डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आया है। अब देखते हैं नीचे, उसके बाद है नेगेटिव में, ही नीड नोट वर्क हार्ड। नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के आता ही नहीं है, कभी ये चीज़ आपको पता होगी। तो आया किसके साथ है? नीड के साथ आया, इसका मतलब नीड इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, तो ही नीड नोट वर्क हार्ड, ही नीड नोट वर्क हार्ड, इसीलिए यहाँ पर टू वर्क नहीं आया, सिर्फ क्या आया? वर्क हार्ड आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीड एज ए मॉडल आया हुआ है, एज ए हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। जब मॉडल के रूप में नीड और नोट आते हैं, सॉरी नीड और डेयर आते हैं, तब उसके साथ टू का यूज नहीं होता है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव में बोला है, देखो इंटेरोगेटिव के अंदर, डू यू नीड टू वर्क देयर नाउ, क्या तुम्हें वहाँ काम करने की ज़रूरत है? अब देखो डू आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? डू है, नीड तो नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या आया हुआ है? टू आया हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंटेरोगेटिव के रूप में, नीड ही वर्क देयर नाउ, क्या उसे वहाँ काम करने की ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब है, ना कि डू या डज, तो नीड ही वर्क देयर नाउ, ये ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, ही डेयर टू गो आउटसाइड इन द पार्क, वह अंधेरे में बाहर जाने की हिम्मत करता है। ही डेयर्स टू गो आउटसाइड इन द पार्क, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में डेयर आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया हुआ, इसीलिए यहाँ पर टू गो आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव में, ही डज नॉट, अब देखो फिर से डज हेल्पिंग वर्ब आई, क्योंकि नोट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ही डज नॉट डेयर टू गो इन द डार्क, ठीक है, वह अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ पर भी इसीलिए क्या आया हुआ है? टू गो आया हुआ है। उसके बाद है नेगेटिव सहायक क्रिया के रूप में, अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, तो अब आगे टू आपको नहीं मिलेगा। ही डेयर नॉट टू गो इन द पार्क, ये ठीक है।
इंटेरोगेटिव में डज ही डेयर टू गो इन द डार्क। अब देखो डज फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ, तो इसके अंदर यहाँ पर टू का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया हुआ, डज आया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखो अभी इंटेरोगेटिव सहायक क्रिया के रूप में डेयर ही गो इन द पार्क, तो इसके अंदर डेयर किस में आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ, तो यहाँ पर गो से पहले टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, सहायक क्रिया के रूप में डेयर और नीड के साथ एस का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, जब ये मेन वर्ब के रूप में आएगा तभी इसके साथ किसका यूज होगा, एस का यूज होगा। सहायक क्रिया के रूप में डेयर और नीड के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। मॉडल एक्सिलरी के रूप में इनके साथ एस का यूज नहीं होगा। कुछ क्रियाओं के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अब ये कौन सी है, लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, फियर, हियर, वॉच, सी। इनका प्रयोग तब होता है जब ये क्रियाएं एक्टिव वॉइस में होती हैं। ठीक है, यानी जब ये एक्टिव वॉइस में होती है तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है। पैसिव वॉइस में केवल लेट को छोड़कर लेट के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव, लेट के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, उपयोग किया जा सकता हो। ठीक है, यानी डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग उन क्रियाओं के बाद किया जाता है जैसे लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप ज़्यादा समझेंगे। एक्टिव वॉइस के अंदर है, देखो, आई मेड द स्टूडेंट राइट एन एसे, मैंने छात्र को निबंध लिखने के लिए कहा। ठीक है, या मैंने छात्रों से क्या लिखवाया, निबंध लिखवाया। तो ये किस में है, मैंने छात्रों को निबंध लिखने के लिए कहा, तो ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में राइट के साथ टू का यूज नहीं हुआ है। लेकिन अभी सेंटेंस को देखो, और यहाँ से आप ये भी सीख जाओगे कि जो ये सेंटेंस हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, उनकी आप कैसे बनाएंगे, हाँ, मतलब उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। द स्टूडेंट वॉज मेड टू राइट। अब क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस आपका किसके अंदर है, ये आपका पैसिव वॉइस के अंदर है। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। हेल्पिंग वर्ब की किसके अंदर है, पैसिव वॉइस के अंदर है, इसीलिए इसके अंदर टू राइट आया हुआ है, यानी टू इन्फिनेटिव होगा। जब ये जो देखो, ये जो वर्ब हैं, ये सारी जो वर्ब दी हुई है इसने लेट को छोड़कर, ये जो सारी वर्ब दी है लेट को छोड़, लेट में लेट तो डायरेक्ट ही आएगा, टू के साथ लेट नहीं आएगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो। लेकिन बाकी को छोड़कर बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी, और ये वर्ब भी याद करनी आसान है क्योंकि ये वर्ब आपकी पांचों इंद्रियों से रिलेटेड है सारी। ठीक है, तो इसका उपयोग तब होता है जब ये क्रियाएं एक्टिव वॉइस में होती हैं, तो इनके साथ टू लगता है, और टू नहीं लगता है, और जब ये पैसिव वॉइस के अंदर आ जाती हैं तो इनके साथ किसका प्रयोग होता है, इनके साथ टू का यूज होता है। पैसिव वॉइस में टू लगेगा, एक्टिव वॉइस में नहीं लगेगा इन वर्ब के साथ। एग्जाम्पल ये तो आपने कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस, द टीचर लेट हिम गो आउट, शिक्षक ने उसे बाहर जाने दिया। पैसिव वॉइस, ही वाज लेट गो आउट बाय द टीचर, उसे शिक्षक द्वारा बाहर जाने दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेट का यूज़ दिया हुआ इसने, तो लेट क्या है, लेट दोनों में ही देखो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के अंदर भी लेट के साथ टू का यूज नहीं हुआ, पैसिव वॉइस के अंदर भी लेट के साथ टू का यूज, यानी कि टू के बाद जो वर्ब आई वो क्या आई, वो बेयर इन्फिनेटिव आई। लेट के बाद पैसिव वॉइस में भी जो वर्ब आई वो भी क्या आई, बेयर इन्फिनेटिव आई। ठीक है, यानी डायरेक्ट इन्फिनेटिव में आई। टू का यूज चाहे लेट आने के बाद सेंटेंस पैसिव में हो चाहे एक्टिव में हो, तो लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। विशेष वाक्यांशों के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, वुड बेटर, एज सून, सूनर देन, प्रेफर जैसे वाक्यांशों के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड बेटर, आई वुड हैड बेटर लिव यूअर हाउस एट वंस, मुझे तुरंत तुम्हारा घर छोड़ देना चाहिए। आई वुड हैड बेटर लिव यूअर, तो टू लिव नहीं आया भाई, सीधा सीधा क्या आया है, टू लिव नहीं आया, सिर्फ लिव आया है कि आई वुड हैड बेटर, चाहे वुड बेटर आए चाहे हैड बेटर आए, मुझे तुम्हारा घर छोड़ देना चाहिए।
सी वुड हैड रादर स्टे देन लिव नाउ, यानी कि वह अब रुकने की अपेक्षा रहना पसंद करेगी। सी वुड रादर या सी हैड रादर स्टे देन लिव नाउ, यानी कि अब वो रहना पसंद करेगी छोड़ने की बजाय। दे हैड सुनर स्टे देन लिव, उन्होंने रुकने को छोड़ने से ज़्यादा पसंद किया। दे हैड सुनर आया हुआ है तो वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, टू के साथ नहीं आई हुई है। उसके बाद है एज सून एज आई वुड आई वुड एज सून स्टे एट होम एज गो, मैं घर पर रहने के लिए उतना ही इच्छुक हूँ जितना बाहर जाने के लिए। आई वुड एज सून स्टे एट होम एज गो, जितना कि घर से बाहर जाने के लिए। इसके अंदर भी आप देखेंगे जो स्टे वर्ब आई है, ठीक है, वो विदाउट टू के आई है। उसके बाद है बट देन एक्सेप्ट एज और के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ही डिड नथिंग बट क्राई, बट आ गया तो टू क्राई नहीं आया, सिंपल क्या आ गया, क्राई आ गया। उसके बाद सी डिड नो मोर देन स्लीप द होल डे, उसने पूरे दिन के अलावा कुछ नहीं किया। सी डिड डू नथिंग मोर देन स्लीप द होल डे, यानी कि अब देखो क्या आया हुआ है, मोर देन आया हुआ है। देखो यहाँ पर देन भी आएगा, बट भी आएगा, एक्सेप्ट भी आएगा, एज और इन सब के बाद इसके अंदर क्या आ गया, देन आ गया, यानी कि उसने पूरे दिन के अलावा कुछ नहीं किया। ही हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्रिंक वाटर, उसने पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं पिया। तो क्या नथिंग टू ड्रिंक यहाँ पर अकेला आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर स्लीप अकेला आया हुआ है तो टू के साथ नहीं आए हुए हैं। डू यू विश टू वॉच टीवी और गो टू बेड अर्ली, आप टीवी देखना चाहते हो या जल्दी सोना चाहते हो, तो और के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आया, सिर्फ क्या आया, अकेला गो आया, ठीक है। वाई नॉट और वाई के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे वाई नॉट और वाई के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग सुझाव या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वाई नॉट रेस्ट नाउ, तो अब आप आराम क्यों नहीं करते, सुझाव, ठीक है। वाई नॉट रेस्ट नाउ, वाई नॉट के बाद भी क्या आ जाएगा, क्या नाम है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है वाई नॉट स्टे हेयर, ठीक है, वही वाई नॉट के बाद फिर हम क्या डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगाएंगे, रेस्ट डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगाएंगे। वाई स्टे हेयर, यहाँ क्यों रुकना है, स्टे, तो फिर ये क्या है, ये सभी आपकी जो है वर्ब बेयर इन्फिनेटिव आई हुई, क्योंकि ये वाई नॉट के बाद आई हुई है। हैव प्लस ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग इसे इच्छा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हैव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसे इच्छा व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तब डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि आई विल हैव हिम बिलीव इट, मैं चाहूँगा कि वह इसे माने, ठीक है, यानी कि हैव और ऑब्जेक्ट, हैव आ गया और साथ में हिम ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद क्या आ गया, बिलीव अकेला आया, टू के साथ नहीं आया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ, आई विल हैव, मैं चाहूँगा, हिम कि वह उसे माने, तो ही देखो हैव आ गया और साथ में हिम आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर किसका प्रयोग होगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। उसके बाद है सी विल हैव मी रिसाइट दिस पोइम, वह चाहती है कि मैं यह कविता सुनाऊँ, ठीक है, तो रिसाइट डायरेक्ट इन्फिनेटिव, रिसाइट में क्या आएगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, क्योंकि क्या आ गया, हैव और मी, यानी कि हैव और ऑब्जेक्ट, तो रिसाइट अकेला आएगा। उसके बाद है वोंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जिरंड, अगर ये सारी स्ट्रक्चर आ जाती है तो इसे अनुमति देने के लिए के अर्थ में उपयोग किया जाता है। जैसे वोंट के बाद हैव और फिर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो जिरंड का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को अनुमति नहीं दी जा रही। जैसे आई वोंट हैव यू टॉकिंग लाइक दैट, मैं तुम्हें इस तरह बात करने की अनुमति नहीं दूंगा, ठीक है। तो क्या गया हुआ साथ में वोंट हैव और उसके बाद यू ऑब्जेक्ट,
और टॉकिंग क्या है, जिरंड है। अगर ऐसा है तो हम किसी चीज़ को किसी की अनुमति नहीं दे रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा आई वोंट हैव यू स्टेइंग एट मेरठ। ठीक है, मैं तुम्हें मेरठ में रुकने की अनुमति नहीं दूंगा। आई वोंट हैव यू स्टेइंग एट मेरठ, मैं तुम्हें मेरठ में रुकने की अनुमति नहीं दूंगा। उसके बाद है परफेक्ट इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव का एक्शन फाइनाइट वर्ब के एक्शन से पहले होता है तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का उपयोग किया जाता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग तब किया जाता है जब इन्फिनेटिव द्वारा व्यक्त किया गया एक्शन फाइनाइट वर्ब के एक्शन से पहले होता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव का उपयोग कब किया जाता है, जब इन्फिनेटिव द्वारा परफेक्ट इन्फिनेटिव का उपयोग तब किया जाता है जब इन्फिनेटिव द्वारा व्यक्त किया गया एक्शन फाइनाइट वर्ब के एक्शन से पहले होता है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। यस्टरडे आई इंटेंटेड टू हैव गॉन टू दिल्ली, यानी कि कल मैं दिल्ली जाने का इरादा रखता था। ठीक है, यानी परफेक्ट इन्फिनेटिव है, टू हैव गॉन परफेक्ट इन्फिनेटिव है, तब किया जाता है जब इन्फिनेटिव द्वारा व्यक्त किया गया एक्शन, यानी कि जो इन्फिनेटिव के द्वारा जो ये काम बताया गया है इन्फिनेटिव के द्वारा, वो फाइनाइट वर्ब के एक्शन से पहले हुआ होता है। जैसे आई इंटेंटेड, यानी कि मैं जैसे कल इरादा रखता था इस चीज़ का, कि मैं मतलब दिल्ली जाने का इरादा उसका कल का था, तो वो क्या है जो इरादा मैं दिल्ली जाने का, यानी कि दिल्ली गया तो नहीं, उसने ये बात उसका इरादा था वो पहले ही था। ठीक है, तो जो काम इन्फिनेटिव वर्ब से पहले हो गया हो, यानी कि जो चीज़ पहले पास्ट में हो गई उसका जिक्र किसके साथ करना, इन्फिनेटिव वर्ब के साथ करना, तब इन्फिनेटिव के साथ हम क्या लगाते हैं, तब क्या है आई इंटेंडेड, तब हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, टू प्लस हैव प्लस गो। करेक्ट एग्जाम्पल है जैसे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, देखो सॉरी, यस्टरडे आई इंटेंटेड टू गोन टू दिल्ली, कल मैं दिल्ली जाने का इरादा रखता था। लेकिन यहाँ पर तो यानी कि उसने कल ये बात सोची थी, लेकिन वो दिल्ली गया तो नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, आई यस्टरडे आई इंटेंटेड टू गो टू दिल्ली, यानी कि उसने ये बात सोची थी, वो गया तो नहीं ना दिल्ली। तो जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ पहले हो चुकी है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव का, सॉरी परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। जैसे उसने मेरे खिलाफ ये शब्द कहने की बात स्वीकार की, अब उसने जो उसके खिलाफ शब्द कहे थे वो उसने पहले ही कह दिए थे, उसने उसकी गलती को मान लिया, तो वो बात पास्ट की हो गई। तो ऐसे केसेस के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम हैव प्लस टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एडमिटेड, उसने पहले ही मान ली थी, टू हैव अटर्ड दीज वर्ड्स अगेंस्ट मी, तो यहाँ पर टू हैव अटर्ड का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर टू क्या हैव गोन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू गो आएगा, सिंपल क्या आएगा, टू गो, क्योंकि ये काम पहले नहीं हुआ था, यानी कि उसने ऐसा सोचा था, मतलब इरादा रखता था, उसने अपने इरादे को पूरा नहीं किया था। तो ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। ये वे क्रियाएं जहाँ परफेक्ट इन्फिनेटिव का उपयोग किया जा सकता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किस किस के साथ किया जाता है, डिनाई, कन्फेस, एडमिट, रिकोलेक्ट, रिमेंबर, रिकॉल, क्लेम, रिग्रेट, सीम, अपीयर, रिपोर्ट, बिलीव, अंडरस्टैंड, से, एलिज, सस्पेक्ट, लर्न, रिक्वायर, इनके साथ हम परफेक्ट किसका इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सी डिनाइड टू हैव सीन हिम यस्टरडे, उसने कल उसे देखने से इनकार कर दिया। टू हैव सीन, ठीक है, ही सी डिनाइड, उसने मना कर दिया उसको कल उसको देखने से, यानी वो मना पहले ही कर चुके हैं, इसलिए टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच अर्लियर, पहले वह धनी लगता था, यानी कि वह पहले धनी लगता था, अब नहीं लगता, तो क्या है, टू हैव प्लस बीन प्लस रिच। उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर टू हैव मेट यू इन शिमला लास्ट ईयर, मुझे अभी भी याद है कि पिछले साल शिमला में मैं तुमसे मिला था। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ से ही पता चल जाता है ये पास्ट की बात है, लास्ट ईयर, यस्टरडे, इनसे। टू हैव मेट क्या है, परफेक्ट इन्फिनेटिव है। ही अपीयर्स टू बी पुअर दीज डेज, वह इन दिनों गरीब लगता है। टू बी प्लस सिंपल इन्फिनेटिव। सी डिनाइड सीइंग हिम यस्टरडे,
उसने उसे कल देखने से इनकार कर दिया। सही, क्योंकि सीइंग का एक्शन पहले हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सीइंग है उसका जो एक्शन है वो पहले हो चुका है। सी डिनाइड हैविंग सीन हिम यस्टरडे। ठीक है, उसने कल उसे देखने से इनकार किया। ठीक है, यानी कि सही, क्योंकि उसने उसे कल देखने से इनकार किया तो हैविंग सीन आ जाएगा, क्योंकि जो काम बात पास्ट की हो चुकी है उसके लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसने उसे कल देखने से इनकार किया, सीइंग का एक्शन यहाँ पर एक्शन पहले हुआ है। ठीक है, यानी कि उसने जो डिनाई किया उसको देखने के लिए, उसने उसे पहले मतलब डिनाई किया है। इन्फिनेटिव का उपयोग एडजेक्टिव और नाउन के बाद है। एनएफ और टू के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव अफर्मेटिव अर्थ व्यक्त करता है जब एनएफ का उपयोग एडजेक्टिव के बाद और वेरी का उपयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। इन्फिनेटिव नेगेटिव अर्थ व्यक्त करता है और टू का उपयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। देखो एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे ये, जैसे सी इज टू इल टू गो आउट, वह बाहर जाने के लिए यानी वो इतनी बीमार है कि वो बाहर नहीं जा सकती। तो टू गो आउट नेगेटिव अर्थ में है। किस में है ये? नेगेटिव अर्थ में है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था, देखो एग्जाम्पल एक बार। इन्फिनेटिव अफर्मेटिव सकारात्मक व्यक्त करता है तब एनफ का उपयोग एडजेक्टिव के बाद और वेरी का उपयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। इन्फिनेटिव नेगेटिव अर्थ व्यक्त करता है, देखो जब नेगेटिव वर्थ इन्फिनेटिव नेगेटिव दिखाता तब किसका यूज किया जाएगा? टू का, और किससे? एडजेक्टिव से पहले। अब देखो इल क्या है, इसके अंदर एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव से पहले क्या आया हुआ? टू आया हुआ है। ठीक है, और अफर्मेटिव होगा तो एनएफ का यूज करेंगे। एडजेक्टिव के बाद वेरी का उपयोग क्या है? एनएफ का उपयोग एडजेक्टिव के बाद किया जाएगा इन्फिनेटिव अफर्मेटिव में, और वेरी का उपयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाएगा। सी इज गुड एनफ टू हेल्प मी। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो गुड, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज किया जाएगा। टू हेल्प मी अफर्मेटिव अर्थ में है। ठीक है, यानी जो अफर्मेटिव यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके लिए जो गुड आएगा यानी कि एडजेक्टिव आएगा वो पहले आएगा। किससे आएगा? एनफ से पहले आएगा। और एनफ किसके लिए आएगा? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आएगा। नाउन के बाद प्रीपोजिशन का उपयोग यदि आवश्यक होती है, यदि इन्फिनेटिव किसी नाउन और को क्वालिफाई करता है तो नाउन के बाद प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाना चाहिए यदि आवश्यक हो। जैसे दीज डेज नो एयरलाइंस इज सेफ टू ट्रैवल बाई। दीज डेज नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रैवल। देखो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का यूज किया। इन दिनों कोई एयरलाइंस यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर बाई क्या है? प्रीपोजिशन का यूज किया है। यहाँ पर बोला है कि ये यदि इन्फिनेटिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, यानी कि ये जो इन्फिनेटिव है किसी नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, तो नाउन के बाद प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या था? दीज डेज नो एयरलाइन इज सेफ, नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रैवल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सेफ है उसको क्या करता है? ये यहाँ पर नो दिस डेज नो एयरलाइन इज सेफ, इसके अंदर जो नाउन है उसको ये जो इन्फिनेटिव है टू प्लस ट्रैवल, इसको क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है, इसीलिए यहाँ पर इसके बाद प्रीपोजिशन का यूज किया गया बाई का। उसके बाद आई गेव हिम ए पेन टू राइट विद। देखो अब फिर क्या आएगी? राइट। ठीक है, यहाँ पर पेन क्या है? पेन इसके अंदर नाउन है, और पेन को यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? टू इन्फिनेटिव यानी टू राइट। जब ऐसा है यानी कि टू राइट यानी टू इन्फिनेटिव जब किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद विद हेल्पिंग विद क्या आएगी? प्रीपोजिशन आएगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये आपको प्रीपोजिशन का रूल भी सिखाता है। ठीक है, कि यहाँ पर देखो जैसे ये सेंटेंस इतना भी कंप्लीट है, आई गेव हिम ए पेन टू राइट, मैंने उसको लिखने के लिए पेन दिया, लेकिन आपको राइट अकेला नहीं लगाना, राइट के बाद आपको क्या लगानी पड़ेगी? विद लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पेन है,
पेन इसके अंदर नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? टू राइट, यानी कि टू इन्फिनेटिव, इसीलिए इसके बाद क्या आएगा? विद आएगा। सॉरी भाई, एकदम से ही क्या नाम है सेटअप बिगड़ गया था भाई, सॉरी उसके लिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल सेम है। ही गैव मी ए पेपर टू रीड, ठीक है, उसने मुझे पढ़ने के लिए क्या दिया? एक कागज़ दिया। यहाँ प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा आई हैव नो हाउस टू लिव इन, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगी, यानी किसी वर्ब के साथ नहीं भी लगती, लेकिन किसी वर्ब के साथ ये मोस्ट ऑफ टाइम ये लगती है। आई हैव नो बुक टू रीड, यहाँ प्रीपोजिशन किया, मेरे पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है, तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता नहीं है? प्रीपोजिशन की आवश्यकता, रीड के साथ प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। अब है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव तब होता है जब टू और उसके वर्ब के बीच में कोई एडवर्ब डाला जाता है, ठीक है, यानी कि जब टू और वर्ब के बीच में कोई एडवर्ब डाला जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्प्लिट एडजेक्टिव बन जाता है। यह व्याकरणिक रूप से गलत है, इसलिए इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब को किसी एडवर्ब से विभाजित नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्टे फॉर सम टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे काइंडली फॉर सम टाइम, यानी कि आपसे कुछ समय के लिए कृपया ठहरने का अनुरोध है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखो इसके अंदर पहले सेंटेंस देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली, टू और स्टे के बीच में क्या गया है? काइंडली आ गया, जो कि गलत है, क्योंकि टू और स्टे के बीच में कोई भी एडवर्ब हम नहीं लगाएंगे। लेकिन देखो नीचे वाले सेंटेंस के अंदर यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे आया हुआ, काइंडली बाद में आया हुआ, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। आपसे कुछ समय के लिए कृपया ठहरने का अनुरोध है, काइंडली और स्टे से अलग किया गया था, जो गलत है। सही वाक्य में काइंडली वर्ब के बाद आएगा। उसके बाद है इनकरेक्ट। आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली कैरी द बैग, आई एडवाइज्ड हिम, केयरफुली नहीं आएगी, एडवर्ब नहीं आएगी, टू कैरी द बैग केयरफुली आएगा, यानी कि एडवर्ब बीच में नहीं आएगी। इनकरेक्ट, द स्टूडेंट वर रिक्वायर्ड टू सीरियसली स्टडी फॉर, ठीक है, तो सीरियसली टू और स्टडी के बीच में नहीं आएगा। देखो नीचे वाले में सही दिया हुआ है। छात्रों को परीक्षा के लिए गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता थी। उसके बाद है कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का प्रयोग कुछ स्पेसिफिक वर्ब और मॉडल एक्सिलरी के साथ किया जाता है। यह तब उपयोग किया जाता है जब कोई क्रिया निरंतर हो रही हो, ठीक है, यानी कि वर्ब के साथ कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। यानी कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का प्रयोग कौन से वर्ब के साथ? अपीयर, सीम, बिलीव, कंसीडर, थिंक, रिपोर्ट, हैपन, अरेंज, होप, प्रिटेंड से, ठीक है। उसके बाद मॉडल एक्सिलरी के बाद साथ कंटिन्यूस इन्फिनेटिव आता है। मे बी, माइट बी, जब बी लग जाता है ना किसी साथ मॉडल्स के साथ बी लगने के बाद क्या आएगा? कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। जैसे मालिनी अपीयर्स टू बी रनिंग ए टेम्परेचर, मालिनी को बुखार हो रहा लगता है, तो टू बी रनिंग, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सेम, आई हैपन टू बी सिटिंग विद माई डॉटर्स, मैं अपनी बेटियों के साथ बैठा हुआ था, तो टू बी सिटिंग। सी इज़ रिपोर्टेड टू बी वर्किंग, क्योंकि ये सारी वर्ब आई हुई, इनके बाद क्या आएगा? टू बी, यानी कि टू के साथ बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जो वर्ब दी हुई इन सब के बाद। खबर है कि वह चंडीगढ़ में काम कर रही है। सी इज़ रिपोर्टेड टू बी वर्किंग एट चंडीगढ़। सी मे बी कमिंग, जैसे देखो मे बी आ गया तो फिर क्या आएगा? जिरंड आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिरंड। तो टुमारो, वह शायद कल आ रही हो, तो मे बी कमिंग कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है। उसके बाद यू शुड बी स्लीपिंग नाउ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, अब तुम्हें सोना चाहिए टीवी देखने की बजाय, शुड बी स्लीपिंग। देखो ये आपको ना ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेंगे आपको, यानी कि जब आप क्या बनाओगे मेंस के लिए क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको पूरी अच्छे से इंग्लिश सिखाई जा रही है। जेरंड,
जिरंड वह वर्ब होता है जो नाउन की तरह कार्य करता है। इसे वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। कुछ मामलों में इसे इन्फिनेटिव के स्थान पर उपयोग किया जाता है, जैसे आई डू नॉट बिलीव इन टॉकिंग रबिश, मैं बकवास करने में विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, टॉकिंग, टॉकिंग जिरंड है और बिलीव इन इसके बाद क्या हुआ है, ये उपयोग हुआ है। आई डोंट लाइक राइडिंग, मुझे घुड़सवारी पसंद नहीं है। राइडिंग क्या है इसके अंदर, राइडिंग इसके अंदर क्या है, जिरंड है जो डायरेक्ट जिरंड के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद है सी इज़ यूज टू स्विमिंग, यहाँ मैं क्या हूँ, मैं तैरने, यूज टू का मैंने बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, तैरने आदि होना, यानी मैं तैरने का आदि हूँ, यानी कि स्विमिंग जिरंड और टू के बाद का उपयोग हुआ है। स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इसके अंदर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, स्मोकिंग यहाँ पर जिरंड है, तो जो वाक्य का है क्या है, सब्जेक्ट है। इन्फिनिटी और जिरंड के बीच इंटरचेंजेबिलिटी के नियम, यानी इन्फिनिटी और जिरंड एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे आई लाइक टू स्विम टुडे, मुझे आज तैरना पसंद है, तो टू स्विम एक विशेष समय को दर्शाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो टू स्विम है वो किसी विशेष समय को दर्शाता है। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैराकी पसंद है, मुझे आज तैरना, यानी कि जब ये कहना कि विशेष समय को दिखाना हो कि आई लाइक टू स्विम टुडे, मेरे को आज ही मतलब तैरना पसंद है, और आई ये मुझे तैराकी पसंद है, यानी कि सामान्य और ये उसकी आदत है। जब आप टू इन्फिनेटिव लगाते हो तो किसी विशेष दिन उसको ये चीज़ पसंद है, लेकिन जब आप क्या लगाते हो, जिरंड लगाते हो, तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो तैराकी है वो उसकी हैबिट है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल और जिरंड के बीच में डिफरेंस देखते हैं। जिरंड और पार्टिसिपल दोनों ही वर्ब फॉर्म होते हैं, लेकिन उनका उपयोग अलग अलग तरीकों से होता है। जिरंड एक वर्ब फॉर्म होता है जो नाउन की तरह कार्य करता है, उसे वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, या किसी, ये रूल है ना भाई बहुत ही ज़्यादा आता है, एस्टेट में तो एक क्वेश्चन में होता ही होता है। तो एक वर्ब फॉर्म है जो नाउन की तरह कार्य करता है, इसे वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, यह किसी क्रिया को एक नाम देने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण के लिए स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, यहाँ स्विमिंग एक जिरंड है और सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, यानी कि जब एक वर्ब नाउन की तरह कार्य करे तो वो क्या होता है, जिरंड होता है। पार्टिसिपल एक वर्ब फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य, जो पार्टिसिपल होता है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जब एक वर्ब फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो यह किसी क्रिया के जारी रहने या हो चुके कार्य का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए आई सो हिम रनिंग, रनिंग एक पार्टिसिपल है और हिम का वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रनिंग क्या है, एक पार्टिसिपल है, और ये किसका प्रयोग करता है, हिम का वर्णन करता है। जैसे आई सा हिम रनिंग, यहाँ रनिंग एक पार्टिसिपल है और हिम का वर्णन करता है जब वर्ब फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता हो, यानी कि मैंने उसको क्या, आई सो हिम रनिंग, मैंने उसको रनिंग करते हुए देखा, यहाँ पर ये क्या है, एक पार्टिसिपल आया हुआ है। एग्जाम्पल, आई सो हिम स्मोकिंग इन द सिनेमा हॉल, मैंने उसे सिनेमा हॉल में धूम्रपान करते हुए देखा। स्मोकिंग एक पार्टिसिपल है जो हिम का वर्णन कर रहा है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग एक जिरंड है और वाक्य का सब्जेक्ट है। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग इन द प्लेस, मैं इस जगह पर काम करके थक गया हूँ। वर्किंग एक जिरंड है और प्रीपोजिशन, वर्किंग क्या है, एक जिरंड है और प्रीपोजिशन ऑफ के बाद इसका उपयोग हुआ है। वी फाउंड हिम वर्किंग इवन आफ्टर द सन हैड सेट, हमने उसे सूर्यास्त के बाद भी काम करते हुए पाया। वर्किंग पार्टिसिपल है जो हिम का वर्णन कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का वर्णन कर रहा है वो क्या है, उसके अंदर वो एक पार्टिसिपल है। ही वॉज पनिश्ड फॉर प्लेइंग केयरफुली, उसे लापरवाही से खेलने के लिए दंडित किया गया। प्लेइंग क्या है, जिरंड है। ठीक है, जैसे देखो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा जो पार्टिसिपल है। आई सो ही, मैंने उसको देखा। रनिंग क्या करते हुए, रनिंग करते हुए, रनिंग कौन कर रहा था, ऑब्जेक्ट हिम कर रहा था। ये हिम को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ये हिम को क्वालिफाई करा। आई सा ही, मैंने उसको ऐसा करते हुए देखा। लेकिन जबकि जिरंड होगा ना वो तो एज ए सब्जेक्ट ही काम करेगा। अब जैसे स्मोकिंग है, ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है कि ये मतलब स्मोकिंग के बारे में बताया, ये इंजीरियस हेल्प है।
इंजरियस है हेल्थ के लिए। लेकिन जो पार्टिसिपल होगा वो किसके बारे में बताएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, किसी और का वर्णन करेगा। लेकिन जो पार्टिसिपल तो किसी और के बारे में बताएगा, जो कि हिम है उस या ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसको क्वालिफाई करेगा। लेकिन जो जिरंड है वो क्या करेगा, वो तो सिर्फ एक नाउन की तरह काम करेगा और उसका खुद के बारे में ही बताएगा। ये हो गया, एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे इसको। वर्ब जैसे नीड, रिक्वायर, वांट के बाद जिरंड का उपयोग पैसिव वॉइस के इन्फिनेटिव के स्थान पर होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब जैसे नीड, रिक्वायर, वांट के बाद जिरंड का उपयोग पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव के स्थान पर होता है, यानी पैसिव वॉइस के बाद होगा। भाई देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूल्स ऑफ जिरंड, प्रीपोजिशन प्लस जिरंड। जिरंड का उपयोग कुछ विशेष वर्ब और फ्रेजेस के साथ किया जाता है जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। इन वर्ब्स और फ्रेजेस के साथ इन्फिनेटिव टू का उपयोग न करके जिरंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिरंड का उपयोग किसी विशेष वर्ब और फ्रेजेस के बाद किया जाता है जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। इन वर्ब और फ्रेजेस के साथ इन्फिनेटिव टू का उपयोग न करके जिरंड का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ये जो वर्ब है इनके बाद क्या आती है, प्रीपोजिशन आती है, और इन प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज़ करते हैं, जिरंड का यूज़ करते हैं। जैसे डिजायर्स ऑफ, बेंट ऑफ, रिफ्रेन ऑफ, इंसिस्ट ऑन, सक्सीड इन। ये अब देखो, ये भी याद कर लेना, ये जो साथ में लगी हुई है प्रीपोजिशन ये फिक्स है। जैसे आई प्रोहिबिटेड हिम टू गो देयर। ठीक है, मैंने उसको क्या किया, मना किया वहाँ जाने के लिए। तो प्रोफिट क्या है, ये तो क्या है, इनकरेक्ट है। आई प्रोहिबिटेड हिम टू गो देयर, लेकिन यहाँ पर टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, क्योंकि प्रोहिबिटेड फ्रॉम आ गया तो इसके बाद क्या आएगा, गोइंग देयर। प्रोहिबिटेड के बाद क्या आएगा, जिरंड आएगा, ना कि टू इन्फिनेटिव। यहाँ फ्रॉम गोइंग सही जिरंड है टू गो के स्थान पर। सी इज़ बेंट टू हार्म हर फ्रेंड, सी इज़ बेंट ऑन हार्मिंग हर फ्रेंड। तो ये देखो, ये प्रीपोजिशन की मिस्टेक दी जा सकती है आपको, बेंट के साथ टू दे के। ठीक है, तो हिम के प्रोहिबिटेड के साथ भी टू दे दिया, लेकिन क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। बेंट के साथ क्या आएगा, ओन आएगा। ओन हार्मिंग सही जिरंड है टू हार्म के स्थान पर। उसके बाद इनकरेक्ट, कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है, हमेशा कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, ना कि कॉन्फिडेंट टू होता है। ठीक है, इनकरेक्ट, सी इंस्टिटेड टू नहीं होता है, इंसिस्टेड ऑन होता है। ठीक है, डायरेक्ट जिरंड, कुछ फ्रेजेज और वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद सीधे जिरंड का उपयोग किया जाता है। कैसे, कौन कौन से होते हैं देखो। अब इसको भी आप कोई भी निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। जैसे मैं जिसको पसंद नहीं करता मैं उसको अवॉइड कर देता, मैं उसको माइंड नहीं करता उसकी बातों को। ठीक है, और मैं ऐसे लोगों से दूर रह के मैं इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ। ऐसे लोगों को मैं अपनी लाइफ में आने से स्टॉप कर देता हूँ। कंसीडर, मैं उनके बारे में विचार भी नहीं करता। फिनिश, उनसे मैं अपने सारे रिश्ते समाप्त कर देता हूँ। रिस्क, उनके साथ मैं कोई भी डील करने का रिस्क नहीं लेता। रिग्रेट, और उनके साथ बात करने का ना करने का मुझे कोई पछतावा ही नहीं है। और ठीक है, लव और लाइक, मैं ऐसे लोगों से कभी भी नहीं करता, ना मैं उनको लव करता हूँ ना मैं उनको लाइक करता हूँ, मैं उनसे क्या करता हूँ, हेट करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे इसको निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हो। आई अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, मैं अजनबियों से बात करने से बचता हूँ। ठीक है, तो अवॉइड आ गया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट जिरंड आएगा। सी इंजॉय के बाद डायरेक्ट जिरंड आ रहा है। इंजॉय स्विमिंग इन द ओशन, उसे महासागर में तैरने का आनंद आता है। दे स्टॉप्ड स्मोकिंग, डायरेक्ट आया हुआ, उन्होंने स्मोकिंग को छोड़ दिया आफ्टर द डॉक्टर की एडवाइस के बाद। ठीक है, आई रिग्रेट नॉट टॉकिंग दैट जॉब, मुझे वह नौकरी न लेने का पछतावा है। तो रिग्रेट के बाद भी क्या आ गया, टेकिंग डायरेक्ट आ गया। सी लाइक्स के बाद भी पेंडिंग क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो इस तरह से ये कुछ वर्ब है जिनके बाद डायरेक्ट ही नहीं किया जाता है, जिरंड आ जाता है। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब फ्लोड बाय डायरेक्ट जिरंड, यानी कि जो भी हमारी फ्रेजल वर्ब होती हैं उनके बाद डायरेक्ट जिरंड आता है। जैसे वी स्टॉप्ड टू राइट, वी स्टॉप्ड राइटिंग, तो स्टॉप्ड के बाद हमेशा क्या जाएगा, राइटिंग, यानी कि सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हैज़ गिवन अप टू प्ले हॉकी, तो वो उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया है क्या करना, प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पर प्लेइंग के जिरंड है जो टू प्ले के बजाय आएगा। ठीक है,
तो गिव अप के बाद प्लेइंग आएगा। सी इंजॉयड टू राइड ऑन द हिल्स, सी इंजॉयड राइडिंग ऑन द हिल्स। तो राइडिंग जिरंड है, किसके जगह पर आएगा, टू राइड, इंजॉयड के बाद क्या आएगा, राइडिंग। ठीक है, उसके बाद यू शुड अवॉइड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, तो क्या आएगा, अवॉइड के बाद यहाँ पर स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, यानी जो ये फ्रेजल वर्ब इनके बाद आएगा। तुम्हें अतिरिक्त खर्च करने, पैसे खर्च करने से बचना चाहिए। सी कैन नॉट हेल्प टू टेल ए लाई, यानी ये जो किसके रूप में आया हुआ है यहाँ पर जिरंड, एक फ्रेजल वर्ब के रूप में। तो सी कैन नॉट हेल्प टू टेल ए लाई, सी कैन नॉट हेल्प टेलिंग ए लाई, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और किसके रूप में आया, फ्रेजल वर्ब के रूप में आया। वह झूठ बोलने से खुद को रोक नहीं सकती, टेलिंग जिरंड है टू टेल के बजाय। सुहानी डज नॉट माइंड हेल्पिंग मी, सुहानी मुझे पसंद करने में संकोच नहीं कर सकती। तो हेल्पिंग यहाँ पर क्या आया है, जिरंड। तो ये सारा आप क्या कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद है बट टेल का अर्थ है टेलिंग के बराबर, टू जिरंड। फ्रेजल वर्ब ऐसे फ्रेज और वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद टू के साथ जिरंड का उपयोग होता है, यानी कि कुछ फ्रेजेस और वर्ब्स ऐसे होते हैं, जैसे कि बी यूज टू, आदत होना, वी यूज टू, क्या था, अकम्स्टर्ड टू, यानी कि अभ्यस्त होना, अवर्स टू, गणना करना, विद ए व्यू टू, के उद्देश्य से, एडिक्टेड टू, आदि होना, डिवोटेड टू, समर्पित होना, इन एडिक्शन टू, के अलावा, लुक फॉरवर्ड टू, इंतजार करना, ऑब्जेक्ट टू, आपत्ति करना, ओनिंग टू, के कारण, गिवन टू, प्रवृत्त होना, टेकन टू, आरंभ करना, डिस्पोज टू, उत्सुक होना, बोर्न टू, प्रवृत्त होना। तो ये सारी ऐसी हैं जिनके बाद हम टू इन्फिनेटिव लगाएंगे, जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोक हैवीली, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग हैवीली, स्मोकिंग जिरंड और टू स्मोक के बजाय। वी गो देयर विद ए व्यू टू स्टडी, विद ए व्यू टू स्टडी द साइंस, वी गो देयर विद ए व्यू टू स्टडी साइंस, स्टडिंग जिरंड है जो टू स्टडी के बजाय आया है। ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठने का आदी है। तो सी यूज टू डांस बिफोर हर मैरिज, वह अपनी शादी से पहले नाचती थी। सी यूज टू, यानी कि यूज टू क्या है, आदि होना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पॉजेसिव केस विद जिरंड, यानी पॉजेसिव केस के अंदर जैसे आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग मनी, यहाँ पर आई डोंट लाइक हिम, पॉजेसिव केस कौन सा है इसके अंदर, हिम, हिज, ये पॉजेसिव केस है। इनके बाद भी क्या आता है, जिरंड आता है। जैसे ये नहीं होता है आई, माई, मी, तो ये बीच वाला क्या होता है, पॉजेसिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। ही, हिज, हिम, हिज क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना, उसके बाद भी डायरेक्ट जिरंड आएगा। गीता इंसिस्टेड ऑन रोहन्स गोइंग विद हर, ठीक है, इंसिस्टेड ऑन रोहन्स गोइंग, तो रोहन के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ रोहन, गीता ने रोहन के साथ जाने पर जोर दिया। रोहन सही और पॉजेसिव केस है, रोहन्स यहाँ पर सॉरी पॉजेसिव केस, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ, रोहन के साथ एस लगा हुआ है, तो रोहन्स, रोहन का, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस है रोहन, इसीलिए यहाँ पर जिरंड आया है। आई सो हिम वेस्टिंग टाइम, मैंने उसे समय बर्बाद करते हुए देखा। तो वेस्टिंग क्या, हिम के बाद वेस्टिंग आया हुआ, यानी पॉजेसिव केस के बाद, ऑब्जेक्टिव केस के बाद आया हुआ। यहाँ पर यहाँ वेस्टिंग पार्टिसिपल है, इसीलिए हिम सही है। यहाँ पर जो वेस्टिंग है वो क्या है, पार्टिसिपल है, इसीलिए यहाँ पर हिम सही है। पार्टिसिपल एक वर्ब फॉर्म है जो आईएनजी, ईडी और ईएन और टी में समाप्त होता है। यह वर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी बर्निंग। वी फाउंड ए कैंडल बर्निंग, हमने एक कैंडल को जलते हुए पाया, यानी मोमबत्ती जलते हुए पाया। वर्ब प्लस ईडी, जैसे ब्रंट, ए ब्रंट पेपर, यानी एक जला हुआ पेपर। देखो ये सारे क्या हैं आपके, वी फाउंड ए कैंडल बर्निंग, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ईडी लग गया तो क्या हो गया, और ईएन लग गया तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ए ब्रंट एक जला हुआ पेपर वॉज डिस्कवर्ड, खोजा गया। पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस पास्ट क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे हैविंग ब्रंट, हैविंग टेकन फूड, खाना लेने के बाद। सी लेफ्ट फॉर ऑफिस, वो किसके लिए निकल गया, ऑफिस के लिए गया था। तो ये आ गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। कितने होते हैं देखो, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसके साथ ईडी भी लग सकता है, ईएन भी लग सकता है और टी भी लग सकता है। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस
पास्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल ए बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड यानी कि जलती हुई जो मोमबत्ती है उसको क्या कर दी, बुझा दी गई। बर्निंग एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तो क्या होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब नाउन के रूप में होता है तो वो जिरंड होता है। पास्ट पार्टिसिपल सी रिटर्न्ड डिसपॉइंटेड, वह निराश होकर लौटी। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग टेकन फूड सी लेफ्ट फॉर ऑफिस, वो ऑफिस के लिए निकल गई। और सी रिटर्न डिसपॉइंटेड, वह निराश होकर लौटी। ठीक है, तो इसके अंदर डिसपॉइंटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही। अभी भी आपका ये टॉपिक बचता है, हाफ एन आवर का या 40 मिनट्स का लेक्चर अभी भी बचता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेरी ग्रामर की तो आप कमेंट्स करेंगे कि मैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो डालूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वो भी बता देना, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो नहीं डालूँगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी भी ये टॉपिक बहुत लंबा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और मेरे को इसको डिटेल में इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि इससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए हुए, इससे आपकी प्रीपोजिशन और इसके साथ आपकी पैसिव वॉइस भी क्लियर हो रही हैं। ठीक है, टू बी के बाद जब थर्ड फॉर्म लगती है किसी भी सेंटेंस में तो वो पैसिव वॉइस बन के ही आपके इसमें आती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।